गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं योगेश महरिया भारतीय संविधान की संपूर्ण श्रृंखला में आज एक नए विषय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अनुसूची 10। जी हाँ, अनुसूची 10। तो आज हम अनुसूची 10 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं अनुसूची 10 की। देखिए दोस्तों, अनुसूची 10, तो पहली बात तो मैं ये बता दूं, मूल संविधान में अनुसूची 10 का उल्लेख नहीं था। तो हमारा पहला ही सवाल क्लियर हो गया कि मूल संविधान में अनुसूची 10 थी या नहीं थी। नहीं थी। इसका मतलब अनुसूची 10 कब जोड़ी गई, क्यों जोड़ी गई, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज, अनुसूची 10 में क्या है। ठीक है, तो अनुसूची 10 में है दल बदल कानून। ठीक है, जिसको हम कहते हैं दल बदल कानून, यानी कि एक व्यक्ति किसी राजनीतिक पार्टी से दूसरी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाता है निर्वाचन के पश्चात, इसे ही दल बदल कहा गया है। अब अनुसूची 10 को हमने 52वां संविधान संशोधन विधेयक 1985 की धारा 6 के द्वारा जोड़ा था। अनुसूची 10 को हमने 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 की धारा 6 के द्वारा अपन ने इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। साथ ही भारतीय संविधान की अनुसूची 10 से संबंधित अनुच्छेद 102, 191 को भी साथ में 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा ही संविधान में जोड़ा गया था। इसके बाद में अपन बात करें दोस्तों, तो अनुसूची 10 का उद्देश्य राजनीतिक दल बदल को रोककर संविधान के मूल्यों का संरक्षण करना है। ठीक है, हमसे कई बार एग्जाम में सीधा सवाल पूछा जाता है कि अनुसूची 10 यानी कि अनुसूची 10 का उद्देश्य क्या है या दल बदल कानून का उद्देश्य क्या है। तो सीधा राजनीतिक दल बदल को रोककर संविधान के मूल्यों का संरक्षण करना, ये हमारा आंसर होगा। यदि आप आरएस मेंस का एग्जाम देते हैं तो कई बार सीधा आपको वहाँ 2 नंबर के क्वेश्चंस में राजनीति विज्ञान में आपको भारतीय संविधान के पार्ट में आपको ये देखने को मिलता है। ऐसे सवाल बार बार पिछले एग्जाम्स में आप जब रिव्यू करेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें, अनुसूची 10 में टोटल 8 बिंदुओं के बारे में बताया गया है। हम कहें 8 बिंदु या 8 पैरा हैं जिसमें पूरी अनुसूची का वर्णन किया गया है। अब इस अनुसूची 8 के अंदर, जो अनुसूची 10 के अंदर ये 8 पैरा है, कौन कौन सा। नंबर 1 निर्वाचन, नंबर 2 दल बदल के आधार पर निर्हरता या अयोग्यता, नंबर 3 देखिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट का लोप कर दिया गया है। नंबर 4 दल बदल कानून का लागू न होना, यानी कि किन परिस्थितियों में दल बदल कानून लागू नहीं होगा, इस पर अभी हम चर्चा करेंगे। 5वें में छूट प्रदान की गई है। ये छूट किसे प्रदान की गई है, इस पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगला है दल बदल के आधार पर अयोग्यता के बारे में अंतिम निर्णय, यानी कि यदि कोई सदस्य दल बदल कर लेता है तो उस पर अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, इस पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। और न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन, अपना अगला जो पॉइंट है नंबर 7, न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन। इसका अर्थ यह है कि दल बदल से संबंधित मामलों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यहां पर ये जो अपना पॉइंट 6 है, इसके आधार पर सदन के अध्यक्ष या सभापति का निर्णय ही अंतिम होगा। लेकिन वर्तमान में इस अनुसूची में काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। आगे आपका जो है 8वां जो आपका नियम। ठीक है, तो अगर मैं आपको सारांश में, जो लोग अमूमन पटवार पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए सारांश में सीधा इन 8 जो पॉइंट्स हैं इनका अर्थ बता देता हूं कि इसमें क्या है, किस प्रकार से है, क्यों है। बाकी डिटेल में हम बात कर ही रहे हैं। देखिए दोस्तों, निर्वाचन में सीधा सा अधिक कुछ नहीं बताया गया है। सिंपल एक छोटी सी बात की गई है कि सदन का अर्थ क्या होगा, राजनीतिक दल का सदस्य होने का अभिप्राय क्या होगा,
पैरा या मैं कहूं बिंदु का अर्थ क्या होगा कि इस अनुसूची से पैरा, यानी कि वहां पे जो शब्दावली इस अनुसूची में यूज की गई है उसके अर्थ को, अर्थ का क्या किया गया है, निर्वचन किया गया है, बताया गया है। जैसे अपन बात करें सदन, हम बार बार करेंगे सदन का सदस्य। सदन का सदस्य का मतलब संसद के, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। यही बात करें राज्य में, इसी के समान यथास्थिति अपन बात करें विधानसभा और विधान परिषद होती है, तो दोनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। तो इस प्रकार से वहां व्याख्या की गई है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए जो सवाल बनते हैं और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बनते हैं वो ये, दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता, यानी कि दल बदल के आधार पर अयोग्यता कि यानी कि कौन से प्रावधान हैं जो एक व्यक्ति को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराते हैं। देखिए, किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य निर्वाचन के पश्चात स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल को त्याग दे या छोड़ दे। पहला ही पॉइंट है दोस्तों, यानी कि आप एक बात समझिए, आपने जिस एमएलए को चुना है, जिन एमएलए महोदय का आपने निर्वाचन किया, वोट डाला, वो चुनकर चले गए, वो किसी भी राजनीतिक दल के हो सकते हैं। तो निर्वाचन के पश्चात विधायक जो होता है, एमएलए, वो विधानसभा में बैठता है। अब विधानसभा में निर्वाचन के पश्चात वो गए और इसके पश्चात उन्होंने जिस पार्टी के टिकट से चुनाव जीता था उससे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया साहब। तो ये क्या हो गया, दल बदल के आधार पर अयोग्य वो करार दिए जा सकते हैं। ठीक है। नंबर 2, यदि विहिप जारी होने के पश्चात कोई सदस्य अपनी पार्टी के विरुद्ध जाकर सदन में मतदान करता है, किसी अन्य दल के लिए सदन में मतदान करता है या अपनी पार्टी के विरुद्ध जाकर मतदान करता है, बात एक ही है, क्योंकि विरुद्ध जाकर मतदान करेगा तो किसी अन्य के पक्ष में करेगा ना भाई। यानी कि जब हमारा जो सदन, हम बात करें संसद की बात कर लो या आप जो हमारे राज्य विधानसभा की बात कर लो, तो विधानसभा में मान लीजिए अभी हमारे यहाँ रिसेंटली राज्यसभा के चुनाव हुए थे। तो राज्यसभा के चुनाव हुए तो आपने समाचार पत्रों में काफ़ी पढ़ा होगा कि भाई कांग्रेस के जो सभी एमएलएस को एक होटल में ठहराया गया, बीजेपी के सभी एमएलएस को एक होटल में ठहराया गया, यानी कि सभी, जिसे आम भाषा में जो हमारे अखबार पत्र छापते हैं कि बाड़ाबंदी की गई है। तो आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे आपने वहाँ देखा होगा, तो इसका अर्थ यही है कि विहिप जारी कर दी जाती है कि आपको अपनी राजनीतिक पार्टी के अनुसार ही अपना मत डालना है। यानी कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो विधानसभा के सदस्य, अब राजस्थान में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, तो इस प्रकार यदि हम बात करें तो कांग्रेस ने अपने सदस्यों को कहा कि भाई हमारे जो अनुपात में आपको वोट करना है वो किसे करना है, अपने सदस्यों को। यदि कोई सदस्य विपरीत जाकर किसी अन्य राजनीतिक पार्टी के लिए या विपरीत मतदान करता है तो वो भी क्या होगा, दल बदल के आधार पर दोषी माना जाएगा। ठीक है। इसके बाद में, तथा विहिप जारी होने के पश्चात भी कोई सदस्य सदन में मतदान ना करे। देखो दोस्तों, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। क्यों? मान लीजिए किसी सदस्य को जिताने के लिए 20 वोट चाहिए, ठीक है, सामने वाली पार्टी के पास 18 वोट हैं, ठीक है, अपने पास 20 एमएलए हैं, यानी कि हम 20 विधायक यदि एक सदस्य को वोट डालेंगे तो वो जीत जाएगा, क्योंकि सामने वाले कितने डालेंगे अपने कैंडिडेट को, 18। अब यहां पर ये होता है कि मान लो अपने राजनीतिक पार्टी के दल के सदस्य 3 अनुपस्थित हो गए, वोट डालने नहीं गए साहब। हो सकता है सामने वाली राजनीतिक पार्टी ने उन्हें खरीद लिया, कुछ भी कर लिया हो, किसी कारण से उनको रोक दिया कि आप मत जाइए, वो तीनों नहीं गए, तो क्या होगा, सामने वाले राजनीतिक दल का सदस्य निर्वाचित होकर राज्यसभा में पहुंच जाएगा। और यदि ऐसा होता है तब भी उसने क्या किया, अपनी पार्टी के नियमों का उल्लंघन किया। हालांकि दल बदल कानून के तहत यह भी क्या होगा, एक अयोग्य ठहराया जा सकता है, यानी कि वो अनुपस्थित नहीं हो सकता। ठीक है। अब हम बात करें, उपरोक्त कृत्यों को उसके राजनीतिक दल, व्यक्ति या सक्षम प्राधिकारी द्वारा 15 दिनों में उसे माफ नहीं किया गया तो दल बदल कानून के तहत कार्रवाई होगी। बड़ा ही सिंपल और बड़ी ही सही लाइन ये लिखी गई है, क्योंकि दोस्तों अगर मैं ये कहूं, अब इसमें 2 तर्क हैं।
वर्तमान संदर्भ में अलग तर्क है और प्राचीन संदर्भ में अलग तर्क है। यानी कि 1985 में जब 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी, उस समय समस्या ये थी कि मान लो कोई भी व्यक्ति किसी कारण से बैलेट पत्र पर मतदान होता था, यानी कि जो हमारा ऐसे मतपत्र होता था, एक कागज होता था, उस पर मोहर लगती थी। तो गलती से क्या होता था कि कुछ लोग, जैसे मान लो, जो आपको पता है पुराने ज़माने में अधिकतर लोग जो सांसद थे, आज भी आप जानते हैं, अब तो खैर पढ़े लिखे लोग जो है सदस्य बनने लग गए हैं। तो पुराने ज़माने में जिन लोगों को एजुकेशन का ज्ञान नहीं था, वो लोग संसद में निर्वाचित सदस्य बनकर चले जाते थे। तो इस हिसाब से वहाँ क्या होता था कि उनके सामने एक समस्या पैदा हो जाती थी कि भाई अब क्या किया जाए। मान लीजिए उन्होंने किसी गलत मतपत्र पर स्टाम्प लगा दिया, तो उन्होंने कहा कि साहब मुझे ज्ञात नहीं रहा कौन सा किसका था। तो वो क्या कर सकता है, 15 दिनों के अंदर अपना जो क्षमा याचना अपनी पार्टी के समक्ष पेश कर सकता है। तो पार्टी अध्यक्ष के द्वारा या उसके राजनीतिक दल के सभी सदस्यों द्वारा, जो उसकी कार्यकारिणी में मेन जो उसके अध्यक्ष वगैरह होते हैं उनके द्वारा, या कोई सक्षम प्राधिकारी है तो वो उसे क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। समझ गए। यहां पे एक और ये भी चीज है कि मान लो किसी, जैसे आज भी आप जैसे गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह में जो छात्र हैं चुनाव में वोट डालकर आते हैं, तो आप मतपत्र ऐसे होता है, वो कैसे होता है, ऐसे होता है। अब उस पर आप स्टैम्प लगाया आपने ऐसा, और आगे दिया आपने उसको ऐसे फोल्ड कर दिया, तो आपने यहां स्टैम्प लगाया तो इस पर भी वो स्टैम्प छप जाएगा। तो ऐसे क्या हो गया, आपका वो मत निरस्त हो सकता है, गलत मतदान आपका माना जा सकता है। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है उस मतपत्र को इस प्रकार से मोड़िए, ताकि यदि वो स्टैम्प की जो स्याही है अगर वो छपे भी तो उसी उम्मीदवार के नाम के ऊपर वो छपे। देखा होगा आपने अभी जब चुनाव में कभी आप जो है हमारे महाविद्यालय के जो चुनाव होते हैं, यदि आपने उसमें भाग लिया है तो ज़रूर आपको पता होगा, और यदि नहीं तो इस बार मतदान अवश्य करें, ताकि इससे आपको ज्ञात होगा कि भाई हमारे महाविद्यालय में मतदान बड़े चर्चित होते हैं। ठीक है। तो यहां तक। अब वर्तमान परिदृश्य में कैसे, देखिए वर्तमान में कोरोना महामारी चल रही है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसको कोरोना है और वो घर पे क्वारंटाइन है, तो ऐसी स्थिति मतदान नहीं कर सकता, सबको पता है। तो ऐसा नहीं है कि उसको सीधा उसको जो है दल बदल कानून के आधार पर जो है उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी, उसको दोषी पाया जाएगा, नहीं। वो लिख कर दे सकता है कि भाई मैं इस कारण से बीमार था और इस कारण से मैं इस मतदान में नहीं आ सका। तो ऐसा प्रतीत होने पर क्या होगा, सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे माफ किया जा सकता है। यानी कि यहां पर लीगल कोई कारण होगा तो उसके द्वारा उसे माफ किया जाना आवश्यक है। ठीक है। और नहीं किया जाता तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। अब देखो दोस्तों, अब ऐसा नहीं है कि भाई इसी पर होगा, किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य होगा तो उसी पर भी नहीं। यदि कोई आपने विधायक जो चुना, मान लीजिए अगर वो निर्दलीय विधायक चुनकर विधानसभा में जाता है और बाद में वो किसी अन्य राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो वो भी दल बदल कानून के आधार पर दोषी होगा। इसका निर्णय कौन करेगा, जो सदन का अध्यक्ष, सदन का अध्यक्ष विधानसभा कौन होगा, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा इसका निर्णय किया जाएगा। ठीक है। देखिए अगला है नंबर तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में यह बताया गया है कि जिन व्यक्तियों का मनोनयन किया जाता है, जिन व्यक्तियों को नाम निर्देशित किया जाता है, यानी कि राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में एक व्यक्ति आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति का मनोनयन किया जा सकता था। इसी प्रकार राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। अब मान लीजिए उन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति ने मनोनीत किया और उन मनोनयन सदस्यों ने जब वो सदन में मनोनीत हुआ, जिस तिथि को उन्होंने पद ग्रहण किया उस तिथि से 6 महीने के बाद उन्होंने किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर ली, तो वे भी दल बदल कानून के तहत अंतर्गत आएंगे। ठीक है। उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके सामने ये दल बदल के आधार पर अयोग्यता का निर्धारण किया गया है। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें नंबर तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में हमारा जब 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, यानी कि 10वीं अनुसूची मूल में यह बताया गया था कि यदि कोई सदस्य दल बदल करते हैं, देखो दल बदल करने का भी एक नियमावली बनाई गई कि वो किस प्रकार से दल बदल कर सकते हैं। तो 10वीं अनुसूची के प्रारंभ में पॉइंट 3 में यह बताया गया था कि 1/3 सदस्य किसी राजनीतिक पार्टी के, किसी राजनीतिक दल के 1/3 सदस्य
एक साथ या तो कोई स्वतंत्र पार्टी बना ले या किसी अन्य राजनीतिक दल में मिल जाते हैं तो उन पर दल बदल कानून के तहत किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होगी। लेकिन दोस्तों 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अभी वर्तमान में इसके स्थान पर नया प्रावधान जोड़ा गया है 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। वो कहां पर है? पॉइंट 4 के अंदर है। पॉइंट 4 के अंदर क्या है? वहां बात की गई है, मैं आपको बता दूं कि अब राजनीतिक दल में यदि दल बदल होता है तो वो किस प्रकार होगा। वर्तमान में राजनीतिक दल बदल संक्षिप्त शब्दों में कहूं तो किसी राजनीतिक पार्टी के 2/3 सदस्यों द्वारा किसी अन्य राजनीतिक पार्टी या स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी का गठन किया जाता है या किसी अन्य राजनीतिक दल में वो सम्मिलित हो जाते हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी के निर्वाचित 2/3 सदस्य, कितने सदस्य? 2/3 सदस्यों द्वारा, तो उनके ऊपर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई नहीं होगी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये 2/3 वाला प्रावधान 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया और 1/3 वाला प्रावधान हटाया गया। यानी कि 1/3 में दल बदल करना काफी मुश्किल था, क्योंकि दोस्तों आपको पता है 1/3 मतलब 33% हो गया, 33%। और 2/3 का मतलब देखिए टोटल 5 हिस्से आप कर लीजिए, तो अब 5 में से आपको पता है सिर्फ दूसरा हिस्सा यानी कि 20%, 20% यदि सदस्य चाहें तो दल बदल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब आपको मैं सीधा शॉर्ट में समझा देता हूं, फिर आपको डिटेल में भी लिखवाई दूंगा मैं। छूट देखिए, पॉइंट नंबर 5 के आधार पे मैं आपको बता दूं, सदन के अध्यक्ष सभापति को इसके अंतर्गत छूट प्रदान की गई है कि उनके ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। वे चाहें तो जिस राजनीतिक पार्टी से चुनकर आए हैं, अध्यक्ष बनने के पश्चात वे अपने राजनीतिक पार्टी का त्याग कर सकते हैं। जैसे लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को छूट प्रदान की गई है। राज्यसभा के उपसभापति को, यहां पर पॉइंट नोट करने वाली बात है राज्यसभा के उपसभापति, क्योंकि आपको पता है दोस्तों राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, जो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। तो आपको यहां बात याद करनी है कि राज्यसभा के सभापति को यहां पर छूट प्रदान नहीं की गई है। वहां उसमें ऑप्शन में जब आता है तो आपको यहां विशेषकर ध्यान रखना है। इसके बाद में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को इस दल बदल कानून के आधार पर छूट प्रदान की गई है। अब दल बदल के आधार पर अयोग्यता के बारे में अंतिम निर्णय कौन लेगा? यानी कि जिस सदन के सदस्य ने दल बदल किया है उस सदन का अध्यक्ष ही अंतिम निर्णय लेगा। वर्तमान में मान लो किसी सदस्य ने लोकसभा में दल बदल किया तो लोकसभा अध्यक्ष इसके संदर्भ में अंतिम निर्णय करेंगे। यदि राज्यसभा में किया तो राज्यसभा के सभापति इसके संदर्भ में अंतिम निर्णय करेंगे। विधानसभा में किया तो विधानसभा के अध्यक्ष अंतिम निर्णय करेंगे और विधान परिषद में किया तो विधान परिषद के सभापति इसके संदर्भ में अंतिम निर्णय करेंगे। दोस्तों अब न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन देखिए। दोस्तों इस अनुसूची में प्रारंभ में 10वीं अनुसूची जब लागू हुई थी, वहां प्रावधान किया गया था कि ये अनुसूची और इसके प्रावधान न्यायालय के अधिकारिता से बाहर होंगे, यानी कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होंगे। न्यायालय इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय नहीं सुना सकता, कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन 1992 में न्यायालय के द्वारा एक मामला आया था। उस मामले में निर्णय सुनाते हुए ये कहा कि ये असंवैधानिक है, अर्थात संविधान का उल्लंघन है। ये अनुसूची 10 न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं है। न्यायालय यानी कि अनुसूची 10 की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। उन्होंने निर्णय सुनाते हुए कहा कि किसी भी सदन के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम नहीं होगा, उसके निर्णय की भी हम समीक्षा
कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं है। यानी कि 1992 के बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अनुसूची 10 में सुनाए गए निर्णय या किसी भी कानून की समीक्षा न्यायालय द्वारा की जा सकती है दोस्तों। इसके बाद में अगर अपन बात करें पॉइंट 8, तो पॉइंट 8 सीधा सा है कि लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का सभापति, संबंधित संबंधित सदन के जो हम बात करें अध्यक्ष हैं, सभापति हैं, वो इस संदर्भ में नियम बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं कि किस प्रकार से हमें इन राजनीतिक पार्टी के सदस्य जो चुनकर आए हैं उनके संदर्भ में नियमावली बनानी है, उनका एक रजिस्टर तैयार कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के उन्हें अगर नियम बनाने हैं तो इस पॉइंट 8 के तहत वो नियम बना सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपको सीधा ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अब आगे जो आपकी ये चीज़ें हैं, नंबर 3 तो मैंने आपको बता ही दिया कि लोप हो गया। अब 4, 5, 6 ये आपको मैं फटाफट से लिखवा देता हूं ताकि जिससे आप इसे फॉर्मेट में अच्छे से लिख लें और जब भी पढ़ें तो आपको आसानी से समझ में आ सके। तो इसे तुरंत प्रभाव से दोस्तों आप उतार लीजिए ताकि हम फटाफट आगे जो पॉइंट्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि पॉइंट नंबर 3 का संविधान से लोप कर दिया गया है 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, और जो कि 1/3 सदस्यों के किसी एक राजनीतिक पार्टी से किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में विलय को मंजूरी प्रदान करता था। इसके बाद में हम बात करें पॉइंट नंबर 4, जो कि विलय की दशा में दल बदल कानून का लागू नहीं होना बताता है। अर्थात वर्तमान में जो ये कानून जोड़ा गया है, यदि किसी राजनीतिक दल के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाते हैं या किसी स्वतंत्र पार्टी का गठन कर लेते हैं तो वो भी दल बदल कानून के अंतर्गत नहीं आएगा। अर्थात ये भी क्या होगा, इससे दल बदल को मंजूरी प्रदान की गई है। आगे बात करें छूट, यानी कि मैंने आपको बताया था कि दल बदल कानून के अंतर्गत छूट सदन के अध्यक्ष, सभापति और उपसभापति। इसका मतलब हो गया कि लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति और विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति उपसभापति। यहाँ याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, तो वो इस दल बदल कानून के अंतर्गत आते ही नहीं हैं। उन्हें ना तो किसी प्रकार की छूट प्रदान की जाती है और ना ही वो दल बदल कानून के अंतर्गत आते हैं। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि दल बदल कानून के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है, और वहाँ सीधा लिखा होगा आपके सामने लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति और राज्यसभा के सभापति लिखा हुआ होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, राज्यसभा के सभापति किसी भी प्रकार से दल बदल कानून के अंतर्गत नहीं आते हैं और ना ही उन्हें किसी प्रकार की कोई छूट प्रदान की जाती है। इसके बाद में हमने बात की थी कि दल बदल के आधार पर अयोग्यता के बारे में अंतिम निर्णय जो सदन का अध्यक्ष या सभापति होगा वो लेगा। ठीक है, 1992 तक ये परंपरा चलती रही। जैसे न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन, यानी कि जो सदन के अध्यक्ष या सभापति द्वारा जो अंतिम निर्णय दिया जाता था उसको आप किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। ये कौन सा कहता है? पॉइंट नंबर 7 कहता है। लेकिन 1992 में किहोता होल्कन वर्सेज यानी कि बनाम जाचिलहू मामला 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि ये संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है, अर्थात इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया और कहा कि सदन के अध्यक्ष या सभापति द्वारा दिया गया जो अंतिम निर्णय है उसकी भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अब यहाँ आपसे सवाल पूछता है कि दल बदल कानून के आधार पर योग्यता का निर्धारण अंतिम निर्णय कौन करता है कि कोई व्यक्ति दल बदल कानून के आधार पर अयोग्य है या योग्य है, इसका अंतिम निर्णय कौन करेगा? तो याद रखना, सदन का अध्यक्ष या सभापति जो भी होगा, आंसर हमें वही लिखना है। इसके निर्णय की समीक्षा हो सकती है लेकिन अंतिम निर्णय यही देगा। इसके बाद में जो न्यायालय जो निर्णय देगा वो एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन अनुसूची 10 जो हमें कहती है हमें उसको ध्यान में रखना है। अब हमसे आगे जो सवाल पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि किस वर्ष के पश्चात
सदन के अध्यक्ष के अंतिम निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है 1992? या किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रतिपादित किया कि सदन के अध्यक्ष के अंतिम निर्णय की न्यायिक समीक्षा हो सकती है? तो कियोतो होल्कन वर्सेज जाचिन्हो मामला। आपको इसे याद रखना है। पीसीएस, आरएस, फर्स्ट ग्रेड वगैरह में इस प्रकार के सवाल अधिकतर पूछे जाते हैं, कौन सा मामला किससे संबंधित है, तो आपको ये विशेषकर यहाँ पर याद रखना है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में अगली क्लास में कल हम बात करेंगे पंचायती राज के बारे में।